Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about constipation during pregnancy. So in this video, we are going to discuss about definition of constipation, incidence rate during pregnancy, how to diagnose this condition, impact on pregnancy and its treatment. तो आजकल हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना बहुत आम बात हो गई है। और बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप सभी मेडिकेशंस या सभी जो उसके उपचार होते हैं वो आप पेशेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है वो आपको पता होगा तो आप उसे प्रिवेंट कैसे करना है उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी गोइंग टू नीडफुल for a student as well as the practitioners who are practicing gynecology or obstetrics. So what is constipation? So constipation is derived as infrequent bowel movement for of difficult evacuation. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है bowel movement की जो जनरली किसी को once in 24 आवर और किसी को once in 48 आवर जो विदाउट डिफिकल्टी एवेक्यूएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में इनफ्रीक्वेंट होता है वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक एंड विथ डिफिकल्टी बहुत ही स्ट्रेनियस प्रेशर के साथ उनको बावेल मूवमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी इंसिडेंस क्या है 11% टू 38% ऑफ प्रेग्नेंट वुमन में ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। इसके कॉजेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है ताकि जो ग्रोइंग फीटस है वो अच्छे से ग्रो हो सके, अनटाइमली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट ना हो जाए, यूटेरस थोड़ा लूज और रिलैक्स रहे। तो उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इवन इंटेस्टाइनल जो मसल्स होते हैं उसकी मोटिलिटी जो होती है उसके ऊपर भी उसकी इम्पैक्ट होती है कि मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और जो बल्क रहता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होता है। देन रेड्यूस्ड मोटिलिन हार्मोन। सो मोटिलिन हार्मोन का फंक्शन है कि वो इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करे, उसकी मोटिलिटी जनरेट करे, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट है वो फर्दर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होके फिर एज ए स्टूल वो पास हो सके। लेकिन जब ये हार्मोन कम होता है तो ये मोटिलिटी कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है। देन इंक्रीज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे इंटेस्टाइन में से वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। दिस इज द रीजन हम जब भी कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उससे पानी ज्यादा लेने के लिए कहते हैं। इवन इन आयुर्वेदा साइंस दे हैव एक्सप्लेन्ड कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेशेंट को द्रव द्रव्य यानी कि लिक्विड फूड ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। इसलिए भी यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इनटेक प्रॉपर नहीं है वाटर का तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देन डिक्रीज्ड मैटरनल एक्टिविटी। प्रेगनेंसी की वजह से कई सारी एक्टिविटी जो है वो मदर उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को प्रीशियस प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ लोगों को ज्यादा ओवर कंसर्न होता है जिसकी वजह से जितनी एक्टिविटी उनको करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतनी भी नहीं करते और रेस्ट ज्यादा लेते हैं। तो एक्टिविटी कम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे पेशेंट को ये भी कह सकते हो कि उनको थोड़ा सा हल्का सा वॉकिंग कर सकते हैं वो लोग, थोड़ी मूवमेंट करे, थोड़ा वर्क करे तो जिससे कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल सकती है। इंक्रीज्ड विटामिन सप्लीमेंट्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम। सो आयरन एंड कैल्शियम की वजह से उसकी एक एडवर्स इफेक्ट है कि वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन ओवर मतलब एक्टिविटी करने की वजह से और ज्यादा पानी पीने की वजह से इस प्रॉब्लम के साथ हम डील कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ ग्रेविड यूट्रस इन इंटेस्टाइन्स। तो जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर वैसे उसका जो बैक पोर्शन है वहां जहाँ पे इंटेस्टाइनल कॉइल्स रहती है उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है जिसकी वजह से अगेन उसकी जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो हैम्पर होती है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म है या प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप हुआ है
तो भी ये हो सकता है, क्योंकि थायराइड जो है वो मेन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखने का काम करता है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म अल्टर होगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन के रूप में देखने को मिलेगा। सो इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसके क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं पेशेंट के ऊपर। सो नेगेटिवली इट अफेक्ट्स द पेशेंट्स डेली लाइफ। तो पेशेंट बहुत ही कंसर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन है, उनको बहुत प्रेशर करना पड़ता है, कहीं प्रेशर करने की वजह से बेबी को हार्म ना हो जाए। और रेगुलर बाउल मूवमेंट ना होने की वजह से भी उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट हो जाती है। प्रॉपरली भूख नहीं लगती है, गैसी फीलिंग, ब्लोटिंग, पेन, ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और पेशेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये पेन प्रेगनेंसी के रिलेटेड है या कोई नॉर्मल पेन है। तो जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी, एक उनके मन में एंजाइटी और डर सा डेवलप होने लगता है। देन सेकेंड टू नोजिया एज द मोस्ट कॉमन जीआईटी कंप्लेन इन प्रेगनेंसी। सो जितने भी हम पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में, उसमें नोजिया वॉमिटिंग के बाद ये सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्स्टिपेशन। Then discomfort and strain during defecating can damage the pudendal nerve and impair the pelvic floor musculature's supportive function. सो pelvic floor structure बहुत ही ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ लेबर और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, बाउल एवेक्यूएशन के टाइम पे, जब पेशेंट स्ट्रेन करता है, प्रेशर देता है, तो जिसकी वजह से जो पेरिनियम है वहाँ पे प्यूडेंडल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर का जो मस्क्यूलेचर का जो सपोर्टिव फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, जिसका असर डिलीवरी के टाइम पे देखने को मिलता है। देन यूटेरोवजाइनल प्रोलैप्स, सो ओवर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ओवर स्ट्रेन की वजह से भी ये जो यूटेरोवजाइनल जो मस्क्यूलेचर है वो लूज पड़ जाता है, वो अपनी जगह से मूव हो जाता है और यूटेरोवजाइनल प्रोलैप्स आगे चल के पेशेंट को डेवलप हो सकता है। अब इसे डायग्नोज कैसे करें? कॉन्स्टिपेशन यानी कि ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और उसने कहा कि कल सुबह मुझे इस तरीके से स्ट्रेन करना पड़ा और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, और आप उसे कोई परमानेंट डायग्नोसिस दे दो। उसके कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि रोम थ्री क्राइटेरियाज फॉर, थर्ड क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। सो इन क्राइटेरियाज में से दो से ज्यादा अगर क्राइटेरिया है तो आप उसे कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को ऐसा डायग्नोस कर सकते हो। सो फर्स्ट है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन। सो सिंगल डेफिकेशन जो मूवमेंट रहती है उसके दौरान अगर 25% जितना पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़े। देन लंपी और हार्ड स्टूल इन एटलीस्ट 20% ऑफ डेफिकेशन, अगर हार्ड स्टूल है एटलीस्ट 25%। then sensation of incomplete evacuation for at least 25% of defecation, यानी कि जितना पेशेंट का डेफिकेशन मूवमेंट है या प्रोसेस है उसमें 25% जितना पेशेंट को ये फील हो कि अभी भी प्रॉपरली बावेल जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ है, एवेक्यूएट नहीं हुआ है। द सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज ब्लॉकेज फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन। then manual maneuver to facilitate at least 25% of defecations, यानी कि पेशेंट जो है उनको मैनुअल मैनोवर यानी कि फिंगर इंसर्ट करके या कोई एप्लीकेशन करके कोई स्पेसिफिक चीज का, या पेरिनियल सपोर्ट देके अगर कॉन्स्टिपे जो स्टूल है उसे अगर पास करना पड़े तो वो मैनुअल मैनोवर में आता है। अगर 25% टाइम तक उनको ये करना पड़ता है तो वो डायग्नोज हो सकता है। देन फ्यूअर देन 3 डेफिकेशन पर वीक, अगर एक वीक में 3 से कम डेफिकेशन, 3 बार से कम टाइम अगर वो स्टूल पास करते हैं तो उसे कॉन्स्टिपेशन डायग्नोज किया जाता है। तो इतने क्राइटेरिया, ये 6 क्राइटेरिया में से एटलीस्ट 2 मिनिमम और उससे ज्यादा अगर क्राइटेरिया है तो पेशेंट कैन बी डायग्नोज्ड एज कॉन्स्टिपेटेड। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन गिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, फीटोप्लासेंटल बैरियर में एब्जॉर्ब होती है, जिससे फीटस को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें वेल चूजिंग मेडिकेशन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो जितना हो सके उतना लाइफस्टाइल चेंजेस करके अगर कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो सकता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि डाइटरी फाइबर, ऐसे फूड्स जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो,
तो ऐसी चीज उनको ज्यादा लेने के लिए आप बोल सकते हो। फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए कह सकते हो। फ्लूइड इंटेक के लिए वाटर हो गया। फिर जो भी सब्जी पेशेंट खाते हैं तो वो थोड़ी लिक्विड हो, दाल का प्रमाण ज्यादा हो, सूप ले सकते हैं पेशेंट। जूस के फॉर्म में वो लोग फ्रूट जूस हो या इवन फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो बहुत ही रसीले होते हैं। तो ऐसा करके क्या होता है कि लिक्विड अमाउंट बढ़ेगा इंटेस्टाइन में, तो जितना ओवर एब्जॉर्प्शन है तो उसे वो कॉम्पनसेट कर पाएगा। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी है तो कुछ ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वॉकिंग, डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एक्टिव लाइफस्टाइल जितना उनकी कैपेसिटी में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतना आप उसे एडवाइस कर सकते हो। बट वी नीड टू टेक केयर ड्यूरिंग की प्रीशियस प्रेगनेंसी है, आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी अचीव किया हुआ है, पेशेंट बहुत ही लेट एज में है यानी कि मोर देन 35 ईयर, तो ऐसे टाइम पे आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ा कॉशन लेना चाहिए। देन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो है वो पूरा इंटेस्टाइनल फ्लोरा चेंज करता है जिसकी वजह से हेल्दी फ्लोरा डेवलप होता है और नॉर्मल जो मोटिलिटी है वो अचीव हो सकती है। इसमें प्रोबायोटिक्स में आप कर्ड एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को, मिल्क एडवाइस कर सकते हो, मिल्क विथ घी भी आप एडवाइस कर सकते हो। देन अगर इससे भी अगर पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है देन यू कैन एडवाइस लैक्सेटिव्स एज अ सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी। उसमें पॉलीथिलीन ग्लाइकोल एंड लैक्ट्यूलोज जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ माने गए हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हो, बट प्रोलॉन्ग यूज जो है वो हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। देन बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो स्टूल का बल्क फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होता है। देन स्टूल सॉफ्टनर्स, docusate sodium, but the prolonged use of this docusate sodium may lead to symptomatic hypomagnesemia in neonate. Then food एडवाइस में फूड लाइक ब्रान और मिनरल ऑयल जो है वो आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.